इंतहाई तशवीशनाक खबर और वो हो चुका है जिसका डर था, जिसका खदशा था। अब एक बहुत बड़ी और तशवीशनाक लर्जा खेज ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ताकत वही नहीं जो शोर मचाए, ताकत तो वो है जो दुनिया की दिशा बदल दे। और आज पेरिस में भारत ने बिना शोर मचाए अमेरिका तक को बेचैन कर देने वाला संदेश दे डाला है। France is amongst our oldest strategic partner, the first in Europe, and as you noted, apart from our bilateral ties, we are both very active in the international arena. The bilateral ties, France has now agreed to work with India in order to promote a multilateral order. France is probably India's most reliable partner in Europe, but it wasn't always like that. Centuries ago, France arrived in India as a colonizer. जब पूरी दुनिया अमेरिका के अगले कदम को लेकर सहमी हुई है, ठीक उसी वक्त भारत ने एक ऐसी शांत लेकिन निर्णायक चाल चली है जिससे वॉशिंगटन के गलियारों में पसीना छूटना तय है। अमेरिका में जिसने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को हिला के रख दिया है, ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया है। ट्रंप के पास अल्फाज नहीं है कि कैसे इस चीज का दिफा करे। दरअसल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां साफ शब्दों में कहा कि फ्रांस हमारे सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में से एक है और यूरोप में हमारा पहला रणनीतिक साझेदार है। अब इसे सामान्य बयान मत समझिए, ये एक भू राजनीतिक संदेश है। मतलब साफ है, भारत अब यूरोप में अमेरिका के इशारों से नहीं। एक चीज बताएं, मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आना चाह रहा हूं, बिकॉज इस वक्त तो एक शुगर रश में है प्रेसिडेंट ट्रंप। अब पाकिस्तान का बड़ा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वहां पे इस वक्त इन्फ्लुएंस है। वो फील्ड मार्शल की तारीफ करते हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं, हमने नोबेल पीस प्राइज के लिए भी रिकमेंड किया। अब अगर गजा के ऊपर या दूसरी चीजों पे फौज वॉज के मामले में हमने बात ना मानी तो क्या हम भी ये क्यूबा टाइप उनकी लिस्ट में आ जाएंगे? एंड दैट इज पार्टली व्हाट इज डेंजरस। में और पाकिस्तान की आपने जो बात की बिल्कुल सही है, ये इट इज क्वाइट क्लियर कि वन ऑफ द चैलेंजेस। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉलिसी जब वापस आके इंप्लीमेंट की तो वो लोग नाराज हो गए। अब हो ये रहा है कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शन मार्च में आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप खतरे में आ गए। डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि अगर वो इलेक्शन हार गए, मिड टर्म इलेक्शन, तो उनको इंपीच कर दिया जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप ने इस खतरे का इजहार अपने मुंह से कर दिया। नॉर्मली अमेरिकन प्रेसिडेंट ये बात नहीं करते कि मुझे इंपीच कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ये कह दिया कि अगर मैं ये इलेक्शन हार गया तो मुझे इंपीच कर दिया जाएगा। मिड टर्म इलेक्शन में जो सर्वे दारे हैं उनमें डेमोक्रेट्स की कुछ थोड़ी सी बेहतरी दिखाई दे रही है, जबकि रिपब्लिकन्स, क्योंकि वो गवर्नमेंट में हैं और मल्टीपल इश्यूज हो चुके हैं, कुछ ऐसे स्कैंडल्स सामने आ चुके हैं और कुछ ऐसे इश्यूज हैं अमेरिका के जिन पे डोनाल्ड ट्रंप ने वादे किए थे लेकिन वो काम हुआ नहीं, तो अब लोग थोड़े से खाइफ भी हैं। जयशंकर ने सबसे खतरनाक शब्द बोला, दो ऐसे राष्ट्र जो बहुध्रुवता के लिए प्रतिबद्ध है। यही वो शब्द हैं जिससे अमेरिका, खासकर ट्रंप, डरता है, क्योंकि ट्रंप चाहता है कि एक ध्रुव, एक मालिक और एक आदेश हो। लेकिन भारत, फ्रांस कह रहे हैं कई ध्रुव, साझा ताकत, संतुलित दुनिया, और यही है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, और यही अमेरिका की नींद उड़ाने के लिए काफी है। अब अमेरिका को असली डर क्यों लग रहा? क्योंकि भारत रूस से भी बात करता है, फ्रांस से भी गहरी दोस्ती रखता है, क्वाड में भी है, ब्रिक्स को भी मजबूत करता है, और अमेरिका को साफ संकेत है कि आप हमारे पार्टनर हैं, मालिक नहीं है। यही वजह है कि ट्रंप की गुंडागर्दी के बाद भारत फ्रांस की बैठक अमेरिका के लिए रेड लाइन है, या यूं कह ले रेड अलर्ट है। खैर, कुल मिलाकर ये कोई साधारण विदेश यात्रा नहीं थी, ये एक साइलेंट स्ट्राइक थी, डिप्लोमेसी के जरिए, बिना शोर, बिना धमकी, लेकिन सीधा असर। जयशंकर ने पेरिस से साफ कर दिया कि भारत अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में फॉलोअर नहीं है, डिसाइडर है, और शायद यही वजह है कि आज अमेरिका को भारत से सबसे ज्यादा डर लगने लगा है। और ये चीज ट्रंप को ले डूबेगी, मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत बड़ा वाकया है जो हो गया है, क्योंकि बाकी चीजों को डाउन प्ले किया जा सकता है, कोई कलर का बंदा हो, कोई इमिग्रेंट हो, ये वो डाउन प्ले हो जाता। मेरा देखें, आपने आज स्टोरी भी एक की है, दोपहर में आप मुझे बता रहे थे कि हमने जो वेल्थी लोग जो हैं उनकी जो क्रिएशन हुई है उसमें भी कौन से ट्रेड हैं और कौन से लोगों ने माल ज़्यादा बनाया है। तो आपने मुझे बताया कि पाकिस्तान में जो लोग टॉप 3 गए हैं वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं जिन्होंने पैसे बनाए, लेकिन इंडिया में जो टॉप 3 में आए बिजनेसमैन वो टेक में थे, हाई टेक में थे।
यानी जिससे कौम को फ़ायदा, जिससे ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया उन्होंने जिससे लोगों में रोज़गार, नौजवानों को दुनिया में आपके अच्छा, अब हम जो क्रिएट कर रहे हैं, चाहे बिजनेसमैन की क्लास क्रिएट कर रहे हैं, चाहे इंटेलेक्चुअल्स क्रिएट कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका ताल्लुक पैसे की क्रिएशन से है और उस क्रिएशन से है जो शायद जिसके मीन्स भी क्वेश्चन उन पर उठाए जा सकते। मैं आपको पाकिस्तान और इंडिया की रूलिंग क्लास में एक बुनियादी फ़र्क बता दूं। ये नहीं है कि इंडिया की रूलिंग क्लास करप्ट नहीं है, जितनी बड़ी में वहाँ तो $2-2.5 ट्रिलियन की मैशियत है, तो करप्शन इससे बड़ी होगी, मगर वो बड़े एस्ट्यूट लोग हैं। मिसाल के तौर पर 160 बिलियन की तो वो सिर्फ IT एक्सपोर्ट करते हैं। यही बात है। दुनिया में सबसे बड़ा जो मुल्क एक्सपोर्ट करता है वैक्सीन, वो करते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, मोदी क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे वैल्यूड और जिस पे लड़ाई हो रही है चाइना और अमेरिका की, वो माइक्रोचिप है। वो जो वॉशिंग मशीन से लेके आपके सुपरसोनिक जहाज़ तक में लगती है, और ताइवान 90% वो बनाता है। उसमें भी वो जा रहा है मोदी, उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। बात ये है कि वो खाओ न लैको, पर इतने पैसे तो रखो कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस होए। $550 बिलियन वो रख के बैठा है मोदी, हर जगह जुल्म कर रहा है, बर्बादी कर रहा है, मुसलमानों पे हमले कर रहा है, RSS ने वहाँ बेड़ा गर्क किया हुआ है, उधर कश्मीर में बर्बादी कर रहा है। तो मगर ये देखो ना कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस रखा हुआ है, वो बैगिंग बाउल लेके जगह जगह टके के लिए फिर रहा होता। तो ये नालायकी इन्होंने की है हमारी, जो आपकी जो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हमारे देश के रक्षा मंत्री एस जयशंकर जी ने फ्रांस में बैठकर कहा कि दुनिया सिर्फ किसी एक के दादागिरी से नहीं चलती और ना ही चलेगी। दुनिया मल्टीपोलर है और हम इसके समर्थक हैं। और साथ में दोस्तों, फ्रांस ने भी यही बात कही और साफ तौर पर कहा कि हम भारत के साथ मिलकर इस काम को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। जहां भारत एक तरफ G20 का सदस्य है और वहीं पर हम G7 का, और दोनों मिलकर उस ग्रुप में हासिल है। तो दोस्तों, जिस तरह से ये बातें हो रही है, साफ तौर पर पता चल रहा है कि अमेरिका के आने वाले समय काफी बुरे नजर आने वाले हैं। जिस तरह से वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है किसी देश में, जहां भारत में अपने आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहीं पर वो दबाव बनाकर अपने देश में इन्वेस्ट कराने की कोशिश कर रहा है और वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। इस बात को सभी देश मानते हैं और जानते भी हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एस्टेब्लिशमेंट है जो आपकी, इसलिए हम जो है आज वो अभी मेरे साथ थे इशफाक हसन खान साहब, वो कह रहे थे कि मैं आपको फिक्र देने लगूँ। मैं हैरान रह गया। पिछले 4.5 सालों में रुपए को डिवैल्यू करके $135 बिलियन का नुकसान हुआ इस मुल्क। ये नलायकी 135 बिलियन, यानी वो जो वार ऑन टेरर है पूरी, उसमें $200 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ। 100 बिलियन क्लेम किया था। क्लेम किया जाता है कि 200 तक, वो कुछ 100 की बात यार 4.5 साल में। अच्छा, ये आपने 135 बिलियन सिर्फ इसकी कमी में। और आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ये बात कहने लगा हूँ, ये जो आपने बिल पास किया था इसका स्टेट बैंक का, ये नहीं कर, स्टेट बैंक का बिल आप पास करते, लेकिन जो स्टेट बैंक का गवर्नर है उसको अकाउंटेबल ही तो बनाते। वो कहते हैं